मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जनवरी 1946, जब सारा हिंदुस्तान आजादी की कगार पर था और अपना भविष्य खुद तय करने की सोच पूरे देश में भोर की रोशनी सी फैल रही थी, तब कहीं दूर राजस्थान के एक छोटे से गांव रुपैली में इस उभरती सुबह की एक किरण ने अपने नन्हे कदम रखे। वो कदम थे रामपाल सोनी जी के। साल तेजी से बीतते गए। माँ बाप और बहनों का साथ पाकर ये रोशनी अब एक लौ में बदलने लगी। छोटे रामपाल जी का बचपन भी हर बच्चे की तरह मस्ती से भरा हुआ था और गांव में कुछ जिगरी दोस्तों के साथ बचपन काफी मजेदार भी कट रहा था। लेकिन अपने पिता के साथ बिताए हुए पल उनके लिए सबसे कीमती थे। उन सारे पलों में उनका एक मनपसंद पल था गांव का मेला। पर खुशियों का बसेरा हमेशा थोड़ा ही ना रहता है। सोनी परिवार की खुशियों में अचानक से ग्रहण लग गया। और रातों रात एक हंसता खेलता परिवार गम के अंधेरे में डूब गया। 11 साल की उम्र में ही रामपाल जी ने अपने पिता को खो दिया। पिता के गुजरने के साथ साथ छोटे रामपाल का बचपन भी गुजर गया। ऐसा है कि पुराने ज़माने में जब ये पढ़ते थे तो केरियाँ बेचते थे। सिर पे टोपला वो लेके गांव में घूमते थे। लोग इनको कुछ भी कहते हैं तो भी ये सहन कर जाते हैं। और इसी प्रकार से सब्जी बेच के पढ़ाई की। पढ़ाई करते करते आज इस स्टेज पे आ गए।
छोटा था तो भी मंडल जाता, मंडल से केरियाँ लाता, सब बचपन की बात है। केरियाँ लाता, सब्जियाँ लाता। जब मैं रेलवे स्टेशन पर जाती माता पर मेला लाता, कहीं होई कौन, बहुत परेशानियाँ उठाई। तो मुझे वो बातें याद आती ना, रात को नींद नहीं आती। आज नाम कमायो, भगवान एक निकलो तो एक न हो तो मन कोई बुलाता, और आज एक भाई है तो सब कुछ है। हमारे पिताजी ने कहता हमारे भाई ने, अरे तुम्हारी छोरी ना अच्छी रहे कि रहे कि न रखे, जब यो कहतो ऊँ राखूंगा, ऐसे हमारे भाई ने शिक्षा देता हमारे पिताजी। दुनिया में नाव निकल जो रामपाल सोनी एरिया। अच्छा भाई को दुनिया में कौन। सिर्फ 18 साल की उम्र में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पूरा करने के बाद रामपाल जी को सरकार के सिंचाई विभाग में नौकरी मिल गई। ये बड़ी जिम्मेदारी का काम था। किस्मत ने भी साथ दिया और उन्हें काफी काबिल सीनियर अफसरों के साथ काम करने का मौका मिला। सिंचाई विभाग में उन्होंने कई बड़े डैम्स पर काम किया और उसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जब एक ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्टर ने कन्याखेड़ी डैम का काम लिया, परंतु विपरीत परिस्थितियों के कारण वो काम नहीं कर पा रहे थे। ये प्रोजेक्ट काफी चैलेंजिंग था, लेकिन सीनियर अफसरों ने आपस में फैसला करके इस प्रोजेक्ट का जिम्मा रामपाल जी को दे दिया। अफसरों की देखरेख में काफी बढ़िया सूझबूझ दिखाते हुए उन्होंने काम समय से पहले ही पूरा कर दिया। इस कामयाबी के बाद उनका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा और उन्होंने नौकरी छोड़ के खुद का बिजनेस करने की ठान ली। कन्याखेड़ी बांध को 1 साल में पूरा, किसी हमारे इतिहास में भिलवाड़ा के अंदर या कहीं भी 1 साल में अंदर कोई बांध में पानी नहीं भरा गया। हमने न सिर्फ समय पे काम, बांधों का काम पूरा किया, नहरों का संधारण अच्छा किया और उसके फलस्वरूप जो सिंचाई हुई आज तक वो रिकॉर्ड टूट नहीं पाया। सिंचाई और बांध के कामों की सफलता के बाद रामपाल जी ने टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी अपनी किस्मत आजमाने की ठान ली। मजे की बात यह थी कि टेक्सटाइल्स की ज्यादा जानकारी ना होने के बावजूद उन्होंने ये जोखिम भरा कदम उठाया और एक बार फिर साबित किया कि मेहनत और लगन से हर चीज मुमकिन है। धीरे धीरे संगम ग्रुप ने थर्मल पावर, स्टील, रियल एस्टेट इत्यादि जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी प्रवेश किया और आज संगम ग्रुप 10,000 कर्मचारियों का परिवार बन चुका है। साल दर साल करोड़ों में बढ़ते टर्नओवर के साथ उनके इरादों से सींची जड़ों की वजह से वो आज देश के नामचीन उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। लेकिन उनकी इस ऊंची उड़ान का राज था उनकी ऊंची सोच और उनकी दिलेरी। अब उस समय जब मैंने जॉब छोड़ा था, उस समय अगर 5-6 हज़ार रुपये महीने की इनकम का सोर्स अगर परमानेंट कोई हो तो रिस्क नहीं लगती थी। तो सबसे पहले तो जॉब छोड़ने से पहले ये देखा कि ये अपने पास में साल की इनकम के सोर्स है या नहीं है। जब वो सोर्स थे मान लो, तो घर में मान लो जो है, खासतौर से मेरे ससुराल वाले जैसे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं जॉब छोड़ूं।
मेरी मदर को भी उन्होंने कहा, तो मदर को ये मैंने सारी बात बताई। तो मेरी मदर मान लो वैसे पढ़ी लिखी कम थी, पर वो बहुत ब्रिलियंट थी, बहुत जल्दी समझ जाती थी। तो मैंने जब उनको सारी बात बताई तो उनका कि भाई तूने सारा सोच लिया ना। मैंने कहा सब सोच लिया। ठीक है, तूने सोच लिया, तेरे को लगता है मान लो कि भाई तू इसमें खुश नहीं है और ये जो काम करना चाह रहा है उसी में खुश है, तो कर ले, हम तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मदर का मान लो हमेशा सपोर्ट रहा है। मिसेज का भी कभी मान लो इस चीज़ में मान लो जो है एतराज़ नहीं रहा है। तो शुरू में 2-4 महीने 6 महीने भी थोड़ा बहुत रहा होगा कि भाई अपन ने सर्विस, सब जब कह रहे हैं कि भाई आपको इतनी बढ़िया सर्विस नहीं छोड़ना चाहिए, कहीं अपन ने गलती तो नहीं की है। मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बजाय ये सोचा कि खुद का काम किया जाए, ज़्यादा ठीक रहेगा। जो पहला प्रोजेक्ट था मान लो जो हमने वहाँ पे शांतिलाल जी के साथ किया, वो भी हमको एक तरह से काफ़ी बूस्ट मिला, मतलब मोरल बूस्ट मिला, मतलब कि भाई नहीं ये काम हमने सक्सेसफुली टाइमली अच्छे मार्जिन के साथ पूरा कर लिया है। उस ज़माने में अर्थ मूविंग मशीनरी ज़्यादा थी नहीं और इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी बहुत महंगी मशीनें लेने की। तो ये क्योंकि सिविल का पहले से काम करते आए हैं, कराते आए हैं, तो इनके नॉलेज में था। तो मारवाड़ जो एरिया है जोधपुर साइड का, बीकानेर साइड का, उस साइड में गधे बहुत होते हैं और वहाँ वो लोग गधों के बड़े बड़े झुंड हैं। किसी आदमी के पास 100, 200, 500 ऐसे गधे होते हैं। तो लेबर भी साथ आती है और वो गधे क्या अर्थ मूविंग मशीनरी के लिए बेस्ट काम करते हैं। जहाँ से खुदाई करनी हो आप पिट से खोद लेंगे, वहाँ से भर के लाएंगे और जहाँ डालना उसको डाल भी देंगे। तो दैट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। लेकिन उनको मैनेज करना इट वाज ए टीडियस जॉब। बड़ी हाईटेक मशीनरी मैनेज हो जाती है, लेकिन गधे वालों को मैनेज करना वो सोनी साहब के बस का बात था। तो वो हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे उनको लाए, हमने हम काम को एग्जीक्यूट किया और 2 साल हम उस काम को अच्छे से किया और उस काम में नेचुरली इनकी इंटेलिजेंस से हमने 2 पैसा कमाई भी अच्छा था। वहाँ करीब 6-7 बड़े बड़े डैम बने, तो सारे टेंडर इन्होंने हासिल किए और फिर गधों की फौज पूरी इन्होंने वहाँ लगा दी। तो वो काम इतने टेढ़े थे कि किसी दूसरे के बस का था भी नहीं। तो वो काम इन्होंने बड़ी सफलता से 2-3 साल में उससे एग्जीक्यूट किए, लेकिन मैं उसमें साथ नहीं था। ही इज़ ए कंप्लीट मैन फ्रॉम ऑल एंगल। तो आज भी जो इनके अंदर है, या चाहे और भी बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, इनके पैरेलल इनको मैचिंग अभी कोई नहीं है। सफलता मिलती नहीं है, कमाई जाती है। और उन्होंने भी सफलता हासिल करने के लिए ना दिन देखा ना रात। पापा ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा। मुझे याद है एक बार दादी जी, हम लोग सब साथ में चले गए थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दादी जी और मम्मी दोनों रो रही है। हमको समझ ही नहीं आया, हम ज्यादा बड़े नहीं थे। मैंने पापा को इशारा किया, पापा ने देखा एकदम। पापा ने पूछा क्या हो गया? बोले तू ऐसे रास्तों पे कैसे जाता और कैसे काम कर रहा तू? यहाँ पे रोड्स भी नहीं थी, चट्टानों के ऊपर गाड़ी चलती थी। तो पापा फिर अपना खाने का कुछ भी जो उनका ड्राइवर होता था वो अपना करके वही गाड़ी में अपना बिस्तर लगाया और पापा उसी पे सो जाते थे। इतना स्ट्रगल करते करते ये घर बनाने तक की स्थिति में पापा पहुंच गए। लोगों ने अपना बचपन तो पूरा यहीं बिताया था, मैंने तो अपना। रामपाल जी की मेहनत रंग लाई। उनकी पहचान अब राजस्थान के हर कोने में तेजी से फैल रही थी। अपने परिवार को खुश देखने की चाहत में उन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत की। पापा का शुरू से ही था कि भाई ठीक है, अपना वर्क अपनी जगह है, अपना काम अपनी जगह, लेकिन अपनी फैमिली के लिए भी कुछ समय होना चाहिए। तो 1 ईयर वो हर साल प्लान करते हैं कि मतलब जितना भी उनको टाइम होता है, 4-5 डेज, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, पर वो प्लान करते हैं। शुरू से ही है हमारा कि सब साथ में आते हैं, बस टाइम साथ में व्यतीत करते हैं। नेपाल ट्रिप प्लान किया था जाने के लिए और हम लोग यहाँ से गए, दिल्ली गए थे एंड देन हम लोग डिनर कर रहे थे। दैट टाइम कॉल आया था यहाँ से एंड कुछ काफ़ी बुरा हुआ, ऐसा मैसेज आया उस समय।
संगम के स्पिनिंग प्लांट में कच्चे माल का गोदाम एक भीषण आग लगने के कारण रातों रात ढेर हो गया। मिल बंद होने का मतलब था बड़ा नुकसान। इतना बड़ा नुकसान देखकर सबको यही लगा था कि भैया संगम स्पिनर्स की कहानी तो अब खत्म। जाहिर सी बात थी, क्योंकि किसी भी साधारण व्यक्ति को इतने बड़े सदमे से उभरने में कई दिन लग जाते। लेकिन रामपाल जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अपनी भावनाओं पर काबू रखकर उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे मात्र 2-3 दिन के अंदर ही मिल फिर से चलने लगी। He actually shown strength. He is a very good decision maker, and apart from that, he also feels that first the family is there, second comes to your extended family, those who are working in Sangam. So Sangam, everybody is like a part of the family. रामपाल जी की खासियत थी कि वो जिंदगी की परेशानियों में भी जिंदगी पूरी तरह से जीने की चाहत रखते थे, फिर चाहे वो कोई भी परेशानी हो। रामपाल जी मानते थे कि उनकी सफलता उनके कर्मचारियों की मेहनत और ईमानदारी की ही देन है। इसीलिए 1989 में जब मजदूर यूनियन ने अपनी मांगे पूरी करने के लिए मिल में हड़ताल कराई, तब उन्होंने बेहतरीन सूझबूझ के साथ संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए मजदूरों की तकलीफें भी सुनी और मिल को चलता भी रखा। ये हड़ताल 56 दिनों तक चली और 15 मई 1990 को इसका शांतिपूर्वक अंत हुआ। इसके बाद आज तक संगम ग्रुप के किसी भी मिल में फिर से कोई हड़ताल नहीं हुई। देखिए, वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारे कोई भी डिसीजन जो है वो इतने सब लोगों को इफेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा डिसीजन कोई भी इस ढंग से नहीं होना चाहिए कि हम केवल व्यक्तिगत डिसीजन ही लेके करीब जो भी परिवार संगम ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं उन सब का भी हमारे को ध्यान रखना है। हम लोगों का एक जो प्रोसेस हाउस है उसका एक्सपांशन प्लान हो रहा था, तो उसके लिए हम लोगों को एक मलेशिया प्लांट देखने जाने था। तो मैं और मेरा टेक्नीशियन दोनों को डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे और उसी हिसाब से हम लोग हमारा प्लान तैयार किया। फादर इन लॉ ने बोला कि मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ में, अच्छा होगा। रात भर ट्रैवल करके हम मलेशिया पहुँचे। अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट पे हम लोग सब फ्रेशन अप हुए और 2-2.5 घंटे की ड्राइव थी, वहाँ पर हम सीधा प्लांट चले गए। यस्टरडे नाइट एंड टुडे नाइट वी ट्रेवल्ड अगेन बैक टू इंडिया। सो दैट वाज ए वेरी, हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा टायरिंग जर्नी तो थी, बट बहुत ही एक इंस्पायरिंग जर्नी भी थी कि एक सच ए सीनियर पर्सन ट्रेवलिंग विथ मी एंड ही इज़ नॉट टेकन ए ब्रेक। तकलीफ़ों में भी अल्टीमेटली इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है या आगे समस्याओं को लेते हुए भी उनका निराकरण करते हुए उनको कैसे संभालना है, वो एक ही इंस्पायरिंग उनका जीवन है। रियल एस्टेट बिजनेस में हम लोगों ने एक्चुअली एज एन इन्वेस्टर एंटर करा था 2011 में। छोटी सी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया। आज करीबन हम लोग 12 लाख स्क्वायर फीट का काम कर रहे हैं बॉम्बे के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि ये काम हम हर थोड़े टाइम में बढ़ाते जाते हैं और हमारे ऊपर किसी भी बैंक का कोई भी लोन या लीन नहीं है। उन्होंने बहुत पहले एक बात मेरे को बोली थी कि आज अगर हम लोग 50 करोड़ का काम कर रहे हैं और 500 करोड़ का काम कर रहे हैं, दोनों में उतनी मेहनत लगनी है, तो 50 का क्यों करना। तो आई थिंक ये एक बात दिमाग में मेरे बैठ गई और जिससे एक इंसान की अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझ में आता है कि कितनी गहराई से वो समझते हैं कि भाई एफर्ट लगना है। आज अगर अपने पास ऐसे साधन हैं तो अपन क्यों ना बड़ा काम करें, बड़ा सोचें। तो उनकी सोच हर चीज़ में बहुत बड़ी है और कहीं पे भी वो ऐसा नहीं सोचते कि बस आज हमको 2 साल बाद का देखना है। उनकी थिंकिंग यही होती है कि 5 साल 7 साल के बाद और फिर जो इससे कमाएंगे वो हमको कहाँ री इन्वेस्ट करना है। तो वो जिस दिन हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ तक सोच लेते हैं। अंकल को अगर एक लाइन में बोलना हो तो मैं यही बोलूँगा जैसे अमिताभ बच्चन जी ने बोला था मोहब्बतें में, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन।
रामपाल जी एक सच्चे अनुशासक ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही संवेदनशील और दयालु व्यक्ति भी हैं। इसी व्यक्तित्व की वजह से उन्होंने अपने कर्मचारियों की निष्ठा जीती है। हमारे चेयरमैन साहब रामपाल जी, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि उन्होंने ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम उनके यहाँ सर्विस कर रहे हैं। उन्होंने सदा यही बोला कि आपकी ये कंपनी आपकी है, आप जितना इसको ग्रोथ दोगे तो कंपनी की ग्रोथ तो होगी। तो जब मैं 26 साल हूँ तो मेरी टीम भी पूरी, जितना भी स्टाफ है, जो 15 से 20 और 25 और 26 साल के आसपास है, उसका कारण ही यही है कि हम सब परिवार की तरह रह रहे हैं और उनकी तरफ से हमारा पूरा सपोर्ट पूरी लेबर को मिला हुआ है। बहुत ज़्यादा सहनशील है और कभी भी किसी को, मतलब मैंने कभी गर्म होते हुए नहीं देखा। रामपाल जी की मान्यता सच हुई और उनको हकीकत में खूब गौरव मिला। एक सफल बिजनेसमैन के रूप में उन्होंने राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई और मेवाड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में भी प्रेसिडेंट की पोस्ट पर सबसे लंबे समय तक रहे। इसके अलावा राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने भी उनको कई पुरस्कारों से नवाजा है। राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, राइजिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गोल्ड ट्रॉफी, टेक्सप्रोसिल एक्सपोर्ट अवार्ड, गोल्ड प्लाक और 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस जैसे सम्मानों के साथ संगम ग्रुप आज देश की 500 सर्वोत्तम कंपनियों में गिना जाता है। कहते हैं कि पेड़ की जड़ें अगर मजबूत हों तो वो हर आंधी तूफान का सामना कर सकता है। रामपाल जी की मजबूत जड़ें थीं उनकी मां केसरबाई सोनी, जिन्होंने पति के गुजरने के बाद बड़ी ही कुशलता से मां और पिता दोनों की भूमिका निभाई। केसरबाई सोनी को प्यार से सभी धाई बुलाते थे। मम्मी की बहुत सारी विशेषताएं थी उनके अंदर। हालांकि उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, परंतु उनकी मेमोरी जो है बहुत ही शार्प थी और जो उस समय के हिसाब से मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है मेरे ख्याल से उनकी बहुत ही तेज़ थी। और सबके साथ जो उनका व्यवहार है, केवल अपनों के साथ नहीं, गांव के सभी लोगों के साथ जो है उनका व्यवहार जो है एक ममतामय था। और पैसा भले उनके पास में कम था या ज़्यादा था, परंतु वो अपने घर से किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। उनकी माँ को क्या कहें, वो तो एक देवी के रूप में ही थी। मुझे उनका एक किस्सा आता था कि मैंने ट्रैक्टर कंप्रेसर खरीदने के लिए मैंने उनके घर पे गया भिलवाड़ा। मैंने कहा, उन्होंने कहा भैया क्या कर रहा तू? जो मैं क्यों धाई में तो ट्रैक्टर कंप्रेसर लेनो मारा और पीछा छा रहा। वो क्यों भाई ना बाद है मैं दिला दूँ। मैं क्यों, वह तो कहते हमारे काम में लाग रहा। तो अरे मारा बजट में दे था मारा पीछा वाका ने कदे मिलन में, उससे मैं तेरे को पैसा दूंगी। दिल और दिमाग से उनका सोच बहुत ही पॉजिटिव था। मान लो जो है वो सबके लिए बहुत अच्छा सोचती थी। नेगेटिव बातें तो कभी वो करती नहीं थी। धाई एक प्रगतिशील विचारों वाली औरत थी। उनकी ऐसी ही सोच के कारण वो गांव की पहली ऐसी महिला बनी जिसने अपने घर के अंदर शौचालय बनवाया था। उनसे मिली प्रेरणा की छाप आज भी रुपैली की दीवारों पे शौचालय अभियान के नारों के रूप में झलकती है। रामपाल जी का मानना है कि कोई भी बड़ा बदलाव किसी न किसी छोटे से घर में ही जन्म लेता है। इसीलिए उन्होंने न सिर्फ अपनी हर बेटी को उच्च शिक्षा दी, बल्कि गांव के लोगों को अपनी अपनी बेटियों को पढ़ाने का भी प्रोत्साहन दिया।
I told you that little story, right? That I'd gone to Ajmer for like, to visit some relatives. And somebody just told me that, okay, why don't you come and see this, school? I went there and, this was under construction. My parents were not even along. And I went back. I really liked the school. I went back home and I told my dad that, okay, I really like this school and I want to study there. It's a boarding school and the whole concept was so new, totally new. So, Papa being Papa, making sure the kids get whatever they want. And they were like, okay, he went and he found out, of course, more in detail about the school and stuff. And he enrolled me. So that was like definitely out of the 5 children, and I convinced the other 4 basically. मेरा एक बचपन से ड्रीम था, मुझे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना था, पर मेरा एक ड्रीम ये था कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, मुझे ये ना बोले कि ये सोनी साहब की बेटी है या ये उनकी बहू है. Papa's never differentiated, and obviously all the actions, that I just mentioned, like clearly says that, because he didn't think before, that okay, whether I should invest little or more just because it's a girl as opposed to a boy. पापा ने जिस तरह से मेरे को आगे बढ़ने के लिए जो हौसला दिया, वो मेरे लिए बहुत अच्छे अवसर लाया, बहुत मेरे लिए कारगर सिद्ध हुआ कि उसकी वजह से आज मैं जो कुछ हूँ बन पाई हूँ. I really was the first girl ever sent from Bhilwara, all the way to study in America. His mantra is, whatever you do is something that you should really enjoy, because then you can give your 100%. And, so there's no point in doing it under pressure because somebody else is telling you to. लेडीज़ को भी जहाँ मौका मिला है और जिम्मेदारी कोई दी है किसी ने, तो बहुत बेखूबी उन्होंने उस काम को पूरा किया है. लेडीज़ के अंदर भी मान लो कोई इंटेलिजेंस की कमी तो नहीं है, मैनेजमेंट की भी कोई कमी नहीं है, केवल उनको अवसर मिल जाए ये मतलब ज़रूरी है. तो इस बात को ध्यान में रख के ही मान लो, जैसा मैं समाज में भी शुरू से ही मैंने एक ही बात कही, मान लो कि लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसमें टैलेंट है और वो आगे पढ़ना चाहता है तो उसको पूरा मौका मिलना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी कुछ भी बन सकती है. पॉलिटिक्स के अंदर भी इंदिरा गांधी ने देश पे कितना बड़ा काम किया है, कितने मान लो वैज्ञानिक है जिन्होंने लेडीज़ ने मान लो बहुत अच्छा काम किया है, चीफ मिनिस्टर बनी है, राज्यपाल बनी है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सी इंडस्ट्रीज ने जो है एज ए MD एज ए चेयरमैन बहुत अच्छा काम किया है. इसका मतलब ये कि भाई लेडीज़ में भी पूरी काम करने की क्षमता है. ये मतलब हमारी समझ में बात आई है. और इस बात को समझ के हमने अपने घर में भी, केवल हमने लेक्चर ही नहीं दिया, घर में भी इस चीज़ को मतलब हमेशा बढ़ावा दिया है. और आज भी मान लो, जैसे मान लो हमारे घर में लड़कियां, बहुएं कोई भी काम करना चाहे मान लो ऑफिस के अंदर, तो हमारा कभी ये नहीं कि भाई क्यों काम करती हो, आपकी जो स्किल है, आपकी जो एजुकेशन है, उसका उपयोग करिए, क्योंकि ये केवल परिवार के लिए थोड़ी है. आफ्टर ऑल मान लो जो है राष्ट्र के निर्माण में भी कहीं ना कहीं लेडीज अगर इतना बड़ी मेन पावर है, वो अगर मान लो जो है मेन धारा में जुट जाती है, मेन मतलब जो सारा काम करने लग जाती है, तो देश के निर्माण में भी तो बहुत बड़ा योगदान उसका रहता है. नहीं तो उसका टैलेंट का उपयोग जो है केवल घर की रोटी चौकी तक ही मतलब सीमित रह जाता है. तो मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ. रामपाल जी ने हमेशा अपनी जिंदगी के तजुर्बों से सीखकर अपनी चुनौतियों से हल निकाले. चाहे बच्चों के लिए पढ़ाई के नए रास्ते हों, या उन्हें दी गई आर्थिक मदद, या फिर बढ़िया ट्रेनिंग, उनका एक ही उद्देश्य रहा है: भारत के बच्चों का उत्थान. उनके मार्गदर्शन से आज संगम ग्रुप ने इंटरनेशनल लेवल के शिक्षा संस्थान खोले हैं. संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय बच्चों के साथ साथ विदेशी बच्चे भी पढ़ते हैं. यहाँ स्मार्ट बोर्ड्स और विजुअल एड्स जैसे आधुनिक तकनीकों से बच्चों को पढ़ाया जाता है. संगम एलिमेंट्री स्कूल राजस्थान का एक अकेला स्कूल है जहां जापान की थिंक राइट सिस्टम द्वारा बच्चों के राइट ब्रेन को छोटी उम्र से ही डेवलप किया जाता है. इतना ही नहीं, संगम यूनिवर्सिटी हर साल काफी सारे जरूरतमंद विद्यार्थियों की आर्थिक मदद भी करती है ताकि वो उच्च शिक्षा पा सकें और तरह तरह के विषयों में
रिसर्च कर सकें। इसके साथ साथ संगम एकेडमी की ट्रेनिंग पाके हर साल काफी सारे स्टूडेंट्स जेईई और नीट जैसी कठिन परीक्षाएं पास करते हैं। इन उच्च शिक्षा संस्थानों के कारण आज भिलवाड़ा के बच्चों को घर से दूर रहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। He is a true visionary. I've seen him dealing with challenges, setting up an infrastructure, setting up a school in Bhilwara is because for him he had to send his kids out for boarding schooling because Bhilwara did not have quality education. So he didn't want other parents to miss out on the best part of keeping the kids to themselves. It is a big sacrifice. So I was really touched by this. So there are groups, those who are offering this Super 15 help to economically underprivileged kids. We at Bhilwara, per se Rajasthan, took on this responsibility because for long, Chairman sir and team at Sangam School, we wanted to do something for the community. For Super 15, our target was to take around 15 students. So when I say 15 students, there are 2 batches running simultaneously. So there are 30 students. This is really a fantastic opportunity because my father couldn't have afforded the fees, Otherwise, if you want to go to do this JEE coaching, you got to go to Kota and you got to pay a lot of fees, right? My father wasn't going to do that because of our financial situation. So we spend around 3 lakhs per child per annum and whatever the number is. So they stay here for 2 years. So batches who've passed from IIT Mumbai, IIT Kanpur, IIT Delhi, and they are now, of course, they've taken up job, they are serving. I came from a village called Kalias. It's nearby to Raila. Now I'm a software engineer at Rakuten. I'm placed at Tokyo. I'm the first one to pursue the engineering and I'm the first one to get into IIT from my entire village. Sangam gave me so many things. हमारे समाज में बच्चों को इतनी हायर एजुकेशन दिलाना बहुत कम परिवारों के अंदर मतलब संभव है, खासतौर से जो गाँव में और छोटे कस्बों में रहते हैं। मेरे दिमाग में हमेशा ये रहा, मान लो कि कॉमन परिवारों के लिए, साधारण परिवारों के लिए एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। ऐसा है कि जब ये स्कूल चल रहा था तो मैंने उनसे एक रोज़ निवेदन किया था कि अपने को अंग्रेजी माध्यम का एक स्कूल आप बनाइए। तो आप आश्चर्य करोगे, जब वो उस वक्त में बम्बई में थे, रात को करीब 1:30-2 बजे मेरे को टेलीफोन आया और उन्होंने मुझे ये कहा कि गग्गर साहब, मैंने कहा रात को 2 बजे टेलीफोन आने का मतलब कोई कारण हो जाता है? तो मैंने कहा जी क्या बात हुई? तो यार मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा साहब क्या हुआ? तो कैसा है, आपने मुझे कहा था कि एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल अपने को चलाना चाहिए, तो मुझे ये बताइए कि अपने को कितनी ज़मीन चाहिए। सोनी जी के आने के बाद काफ़ी बदलाव आए हैं। जो एक सोच थी कि हिंदी मीडियम स्कूल जो RBSE था उससे आगे बढ़े, तो समय के साथ चलना पड़ता है। समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। अभी माइसू स्कूल गर्ल्स, इसकी स्थापना उन्हीं की प्रेरणा से हुई है, जो आज़ाद नगर में है। ओनलीपुर गर्ल्स के लिए आज की तारीख में भिलवाड़ा में 1 नंबर स्कूल है। उनकी प्रेरणा रहती है कि हम समाज के लिए क्या कर सकें और शिक्षा के लिए क्या कर सकें। दोनों के साथ चलते हैं, समाज का भला हो और अदर समाज के लिए शिक्षा की लाइन खुली। इस बात में कोई शक नहीं कि रामपाल जी के लिए शिक्षा जिंदगी की सबसे अहम कड़ी है और उनका यह मानना है कि हर बच्चे को शिक्षा पाने का बराबर अधिकार है। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर चतुर और उनकी टीम के साथ मिलकर एक ऐसे संस्थान को मजबूत किया जो हर बच्चे को आगे बढ़ने का बराबर मौका देता है। Presently, I am acting as a working president of the institution. Shri Soni ji is right now president of the school. This institution is existence since 1984,
We have planned the school in 84, shifted to this campus in 1987. Initially, school was set up in Bhilwara because of we surveyed the whole district. We found that there are many students, deaf and dumb, who are not getting any education either or any type of training. After consulting everybody, we started this institution for well-being of these students. So basically, we are giving training children so that they can hear, either by providing them hearing aids or providing other things. And those profound deaf who still cannot hear, we gave them sign language. Neither they were able to speak, no, they were knowing in sign language. They were just talking and some कुछ समझ पाते थे, कुछ नहीं समझ पाते थे. We don't know. But we put in some efforts, we teachers put in some efforts, and that's why they have started speaking either or they can communicate with sign language. देखिए, पहले तो क्या है कि जो मैं महसूस करता हूँ वो ये कि हमारी जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ही डिफेक्टिव है जो है। यहीं से मान लो बच्चों को जो स्कूल में जाता है, स्कूल पूरी करके तो एक ही बात मान लो पेरेंट्स और दूसरे सब उनको कहते हैं कि भाई तुमको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। मेरे ख्याल से ये शुरुआत ही गलत है। मतलब बच्चे को उसकी रुचि के हिसाब से आगे बढ़ने देना चाहिए। मैं जिस पद के ऊपर भी जब भी रहा, मैंने हमेशा मान लो समाज के लोगों को डावरी प्रथा या समाज में फालतू खर्चा करने के बजाय इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन दिलाइए। और ये केवल का ही नहीं, ये जगह जगह मान लो जितनी भी मीटिंगें करते, जगह जगह सम्मेलन करते, इस बात को हमेशा फोकस करते और उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव भी गया। आज देखिए, मैं कोई ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ मान लो कि भाई मैं कोई इसका श्रेय लेना चाहता हूँ, परंतु मुझे संतुष्टि है कि मेरे इन प्रयासों के कारण भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लो खास तौर से और राजस्थान के अंदर इन गाँवों के अंदर खास तौर से मतलब बच्चों ने एजुकेशन को एक तरह से मान लिया कि ये हमारे लिए आगे बढ़ने का एक रास्ता है। सिर्फ शिक्षा की दिशा में ही नहीं, संगम ग्रुप ने भीलवाड़ा के लोगों को बेहतर चिकित्सा दिलवाने के लिए भी कई बेहतरीन कदम उठाए हैं। रामपाल सोनी जी ने निश्चित रूप से अपने शुरुआती दिनों में जो स्ट्रगल करके एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, उसके साथ साथ ही उन्होंने यहाँ पर रहने वाली जो भी सोसाइटी है भीलवाड़ा निवासियों को किस तरह से बेहतर शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में उन लोगों को एक अच्छे से हेल्प मिले, इसके लिए हॉस्पिटल की 30 साल पहले उन्होंने स्थापना की थी अपने माताजी के नाम पर, श्रीमती केसरबाई सोनी जी। और ये सुविधाएं उनको जो भी भीलवाड़ा निवासी हैं उनको मेट्रो की तर्ज पर यहाँ भीलवाड़ा में मिले, इसलिए शुरुआत के जो 10 साल है इस हॉस्पिटल के अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद से एसोसिएट किए गए ताकि हम लोग अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो महानगर स्तरीय रख सकें। बेसिकली हमारा हॉस्पिटल आज की डेट में 100 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और NABH एक्रीडेटेड है। लाइक जो भी स्टैंडर्ड्स हैं हॉस्पिटल के वो एक मेट्रो में जो भी बड़े हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स रन करते हैं उनके जैसे हैं। हमने अभी पेंडेमिक में भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी सर्विसेज दी थी सोसाइटी को। भीलवाड़ा में एक सर्वे हुआ था सारे हॉस्पिटल्स का कि किस तरीके से कौन सा हॉस्पिटल जो है वो बेस्ट, क्लीन और ग्रीन है, तो उसमें भी हमारे हॉस्पिटल को प्रथम पुरस्कार मिला है। इन लास्ट 30 ईयर्स वी हैव गिवन, हमने लगभग 15 लाख से ऊपर रोगियों को परामर्श दिया है। हमारे पास में अभी 12 डॉक्टर्स की टीम है और लगभग 84,000 से अधिक मरीजों ने यहाँ पर भर्ती रहकर लाभ लिया है। जहाँ तक रामपाल सोनी जी के निर्देशों की बात करूँ मैं, तो उनका कहना बहुत साफ है कि हमें इस हॉस्पिटल से कोई भी एक्स्ट्रा अर्न नहीं करना है, हमें सिर्फ अच्छे से अच्छी सेवाएं देके और लोगों का भला करना है। इसके साथ में जो
BPL जो बिलो पॉवर्टी लेवल्स के जो लोग होते हैं, उनको भी हम रियायती दरों पर यहाँ पर इलाज करते हैं। अपने बिजनेस में मसरूफ रहने के बावजूद भी रामपाल जी महेश्वरी समाज के विकास के लिए हमेशा एक योद्धा की तरह खड़े रहे। उनकी यही इच्छा रही है कि अपने समुदाय के लोग एकजुट होकर साथ साथ प्रगति की ओर बढ़ते रहे। 2003 में मैं अध्यक्ष बना और सोनी साहब का उसमें पूरा सहयोग रहा। क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष था, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, हम साथ ही थे। भावना एक ही थी कि हमारे समाज में प्रगति कैसे हो। तो उन्होंने अच्छी लीडरशिप दी और अच्छी लीडरशिप के कारण उस समय समाज में एक ख्याति हुई। उसके बाद में दूसरी बार चुनाव होने लगा और पुणे हुए महासभा के दूसरी बार सभापति बने, जो मेस्त्री समाज के इतिहास में बहुत कम होता है। उनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि जिस काम को वो हाथ में लेते हैं उसको पूरा किए बिना दम नहीं लेते। उन्होंने भीलवाड़ा में एक बहुत बड़ा अधिवेशन बुलाया। मेरे ख्याल से ऐसा अधिवेशन इसके पहले नहीं हुआ और उससे पूरे देश में नहीं, हमारे विदेशों में रहने वाले मेस्त्रियों में भी सोनी साहब के व्यक्तित्व की बहुत बड़ी धाक जम गई। बढ़ती कामयाबी, पहचान और शोहरत के बावजूद रामपाल जी ना अपना अतीत भूले, ना अपनी जड़ें और ना ही महेश्वरी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रहा है, जिन मुसीबतों का सामना उन्होंने किया वो कोई और ना करे। साल 2007 में महेश्वरी समाज का पहला अंतर्राष्ट्रीय महाअधिवेशन विजन 2020 भिलवाड़ा में रखा गया, जिसमें देश विदेश से महेश्वरी समाज के जाने माने करीब 25,000 लोग आए थे। खुद बचपन में पिता के न होने से तकलीफें झेलने के कारण उन्होंने इरादा किया कि वो अपने जैसे हर बच्चे के लिए पढ़ाई के रास्ते खोलेंगे, ताकि उसके साथ साथ उसके परिवार की भी तरक्की हो। इसी भावना के साथ समाज के प्रभावशाली सदस्यों की साझेदारी से बद्रीलाल सोनी महेश्वरी शिक्षा सहयोग केंद्र की शुरुआत की गई, जिससे समाज के उन विद्यार्थियों की मदद हुई जिनके पास पढ़ने के पैसे नहीं हैं। विजन 2020 के बाद रामपाल जी के नेतृत्व में कुछ ऐसा हुआ जो समाज के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक नेशनल लेवल सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, जिसके तहत महेश्वरी समाज के उन लोगों का पता चला जो सालाना 2 लाख रुपए से कम कमाते थे। परिणाम ये हुआ कि इस जानकारी की वजह से उन लोगों की जिंदगी में आर्थिक सुधार लाया गया। रामपाल जी 2010 में स्थापित श्री बांगड़ महेश्वरी मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी के डेप्यूटी चेयरमैन भी हैं। ये ट्रस्ट महेश्वरी समाज के लो इनकम वाले लोगों तक इलाज का खर्च पहुंचाता है। 2018 से वे श्री कृष्णदास जाजू स्मारक ट्रस्ट के भी चेयरमैन रहे हैं। इस ट्रस्ट के जरिए उन्होंने महेश्वरी समाज की कम आय वाली विधवा बहनों के उत्थान का काम भी किया है। रामपाल जी ने न केवल वंचित बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखा, बल्कि ये भी देखा कि समाज के बच्चों को आरामदायक और कम लागत आवास व्यवस्था की दिक्कत न हो। इसीलिए महासभा अध्यक्ष होने के दौरान अपने कार्यकाल में उन्होंने देश के कई हिस्सों में, खास करके मुंबई, दिल्ली, इंदौर, भिलाई, कोटा, पुणे इत्यादि जैसे शहरों में कई हॉस्टल्स निर्माण करने का जिम्मा उठाया। उन्होंने कहा कि भाई अपने को महाराष्ट्र में, ऑल इंडिया में छात्रावास निर्माण करना है और योगायोग से मैं उनके साथ जुड़ के मैंने उस दिन उनसे वो बात सुनने के बाद मैंने बोला महाराष्ट्र में जो भी छात्रावास बनाना उसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ और मैं वो जवाबदारी लेके सबसे पहला छात्रावास महाराष्ट्र में पूना में बनाया गया और वो छात्रावास के बाद फिर कंटिन्यूअस में छात्रावास हमारे बनते गए और आज अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा का छात्रावास योजना और निर्माण समिति का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ और उनके साथ काम करने से और भी मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली है। किसी भी समुदाय का विकास सिर्फ और सिर्फ
एकता से ही मुमकिन हो सकता है, और ये बात वे बखूबी जानते थे। इसीलिए अपने समाज के लोगों में भाईचारा बनाए रखने के लिए उन्होंने देश भर में 100 से ज्यादा महेश्वरी भवनों का निर्माण किया, जिनमें से कुछ जोधपुर, भिलवाड़ा, छत्तीसगढ़, मुंबई, बीकानेर इत्यादि शहरों में भी है। साथ ही उन्होंने रामेश्वरम सामुदायिक महेश्वरी भवन जैसा एक विशेष मनोरंजन केंद्र बनाने में भी मदद की। इस केंद्र के निर्माण में उन्होंने 2 करोड़ रुपयों का दान भी किया। रामपाल जी सोनी न सिर्फ एक ड्रीम वीवर है, बल्कि मानवता की संपूर्ण गुणों की एक खान है। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के आप 6 साल तक सर्वोच्च पद, अध्यक्ष पद पर सुशोभित रहे हैं। इस दौरान आपने महासभा में समाज के लिए छात्रावास, मेडिकल सहायता के ट्रस्ट, शिक्षा के ट्रस्ट, विधवा बहनों के लिए सहायता के ट्रस्ट, उन सब के लिए भरपूर सहयोग देकर उनको एक नई गति और नई दिशा प्रदान की है। मैं तो ये कहूँगा कि 125 साल के इतिहास में आपने महासभा को एक नया मार्गदर्शन और दिशा दी है। रामपाल जी सोनी माहेश्वरी समाज की ऐसी शख्सियत बन के उभरे कि उन्होंने जिन पदों पर रहे उस पर उन्होंने कुछ अलग हट करके काम किया। पुराने डर्रे पर वो नहीं चले, समाज में परिवर्तन किया। हमारी लगभग 45 साल पुरानी मित्रता है। उनको मैंने भी इस बात के लिए कहा कि आप की अलग पहचान हो कि पीछे की पीढ़ी सुखी जीवन जी सके, आज की तारीख में भी लोग बाग इससे निजात पा सकें। तो उसको लेकर के सोनी जी ने पिछले 6 सालों से 1 लाख पौधे और 5000 ट्री गार्ड, चाहे वे विद्यालय हो, अस्पताल हो, धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, स्कूल हो, शमशान हो, कब्रिस्तान हो, कॉलोनियों में आवास गृह हो, उनके बाहर लगाने के लिए उनकी तरफ से निःशुल्क दिए जाते हैं। मेरी निवेदन पर 419 बीघा में एक स्मृति वन बना है। उस स्मृति वन को भी 4 साल पूर्व रामपाल जी सोनी को गोद दिलाया और उस पर होने वाले खर्च संगम उद्योग समूह ने ले रखा है। तो आज भिलवाड़ा का स्मृति वन हरा भरा एक जंगल बन चुका, यूं कह दीजिए आप भिलवाड़ा का लंग से फेफड़ा है। संगम ग्रुप ने भलाई के कार्यों में हमेशा आगे बढ़कर इंसानियत का परचम लहराया है, चाहे वो पर्यावरण हो, जीव जंतु हो या मानवता का उद्धार। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि कोई भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए कभी भी पीड़ित न हो। समाज के प्रति उनकी आस्था और लगन है वह अतुल्य है, और महासभा के जितने भी ट्रस्ट हैं उनकी प्रेरणा से ये हुए हैं, जो बहुत ही सुचारू रूप से चल रहे हैं। और कैसा भी टाइम होवे, धन की उनकी कमी नहीं रहती है, क्योंकि उनके ऊपर लोगों का विश्वास रहता है कि जो ये काम करेंगे वो समाज के लिए करेंगे और वो पूरा होगा। रामपाल जी का ये मानना था कि उनके पिता और संसाधनों की कमी ने जिन चुनौतियों में उनको डाला था, उससे ईश्वर ने ही उनको उभारा। इसी विश्वास के कारण उन्होंने समाज के दूसरे लोगों को भी अध्यात्म और ईश्वर से जोड़ना जरूरी समझा। आज उनके नेतृत्व में हरणी महादेव विकास समिति द्वारा किए गए परिवर्तनों में उनकी परमात्मा के प्रति आस्था साफ साफ झलकती है। इसी विश्वास के कारण वे सीताराम सत्संग में भी समाज के कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर सीताराम अखंड पाठ का आयोजन लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं, ताकि आम जनता आत्मिकता और ईश्वर के और करीब आ सके। बाबूलाल झाजू और उनकी पूरी टीम ने रामपाल जी के मार्गदर्शन में कड़ी मेहनत करके मुक्ति धाम में कुछ ऐसा किया जहां जाकर आज मृतकों के परिवर्जन, जीवन और मुक्ति की यात्रा को समझकर शांति पा सकते हैं। ये नायाब पहल थी एक आध्यात्मिक
लाइब्रेरी। साथ ही इस शांति स्थल ने हाल के कोविड संकट में भी जात पात को परे रख के 24 घंटे मृतकों का दाह संस्कार करवाया, ताकि मौत में भी उनके जीवन की गरिमा बनी रहे। देश भर में ख्याति प्राप्त करने वाले रामपाल सोनी ने आज भारत के सभी नौजवानों के लिए आशा की एक नई लौ जलाई है। मगर सच ये भी है कि इनकी ये लौ जिंदगी की कड़ी आग में तप कर ही दूसरों को रोशनी दे पाई है। 65 साल पहले उस 11 वर्ष के पितरहीन बालक को अपनी जिंदगी का सफर खुद ही तय करना पड़ा था। इसके बावजूद उन्होंने जिंदगी से कभी हार न मानी और न ही किसी पर कभी अपनी पढ़ाई या अपनी जरूरतों का बोझ डाला। नतीजा ये हुआ कि उनकी जिंदगी के तजुर्बों से कई वंचितों को शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिला। शायद इसीलिए आज उनकी कहानी से युवा पीढ़ी ही नहीं बल्कि देश के कई नामचीन लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि रामपाल जी के व्यक्तित्व में इंजीनियर होने के नाते उनका विज़न एक अलग है, उनकी तार्किक शक्ति अलग है, उनका संयम भी विशेष दर्जे का है। मुझे लगता है कि उनका विज़न है टू गेट कन्विंस्ड और टू कन्विंस अदर्स। आज भी औद्योगिक जगत के प्रमुख स्थान पर पहुंचने के बावजूद भी समाज के लिए, परिवार के लिए वो जितना क्वालिटी का समय निकालते हैं, मैं समझता हूं कि हर किसी के लिए वो कार्य संभव नहीं है। किसी भी क्षेत्र में जितनी ताकत के साथ अधिकार पूर्वक वो अपनी बात को रखते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, और सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने उनको देखी है, वो जितने संयमशील हैं, जितने धैर्यवान हैं, एक अच्छे श्रोता है, एक अच्छे नेतृत्व करता है, एक अच्छे गाइड हैं, एक अच्छे मेंटर हैं, एक अच्छे जन सामान्य के बीच में काम करने वाले ऐसे व्यक्तित्व के साथ काम कर कर हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित और धन्य महसूस करते हैं। लेकिन इतने सारे किरदार निभाने के बावजूद अब भी उस महान शख्स के कुछ ऐसे पहलू हैं जिसे कम ही लोग जानते हैं। तो फिर कौन है असली रामपाल सोनी? सोनी साहब, कहते हैं दुनिया में करोड़ों लोग होते हैं और कौन किसको कब मिलेगा वो ऊपर वाला तय करता है। हम दूसरी बार मिल रहे हैं और मुझे भिलवाड़ा ये जगह आपकी वजह से इसके बारे में पता चला। तो सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्कार राधा जी, नमस्ते। ऐसा मानते हैं कि हर कोई जो बहुत ही सक्सेसफुल इंसान होता है उसके पीछे हमेशा एक औरत थी होती है, और आपके बारे में आपकी बेटियां कहती है कि आप बहुत लकी हो अपने पति के लिए। ये तो मैं क्या बोलूं इसमें, तो मैं क्या कहूँगी। आप बताइए सोनी साहब। नहीं, देखिए, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है कि पति के सक्सेस में इनडायरेक्टली डायरेक्टली पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है। और जैसे मैंने आपको कहा, मान लो कि कभी भी मेरे को चाहे सामाजिक काम हो, चाहे मान लो व्यवसायिक काम हो, चाहे पारिवारिक काम हो, उसमें कभी भी इनकी तरफ से कोई दखल अंदाजी नहीं रही। मान लो घर में सुख शांति थी, घर में मतलब जो इनकी तरफ से कोई किसी तरह की मतलब दिक्कत नहीं थी। इसलिए मान लो जो है कभी मुझे अपने काम को पूरा करने में कभी घर की तरफ से, इनकी तरफ से दिक्कत महसूस नहीं। कि शादी को 50 साल हो गए। 50 साल का साथ है, लंबा सफ़र है। कैसा रहा ये लंबा सफ़र? नहीं, अच्छा रहा है। देखिए क्या है कि एक दूसरे की समझ अगर ठीक हो, तो भाई अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे और उसकी पूर्ति अगर अपने को लगता है कि भाई नहीं हो पा रही है, तो फिर डिससेटिस्फेक्शन होगा। परंतु अगर मान लो सामने वाले की भी स्थिति को समझ के और उसको अगर अपन एडजस्ट कर लें, मान लो कि भाई ठीक है, जैसे तबीयत ठीक नहीं है तो ये तो समझना ही पड़ेगा। मान लो कि भाई तबीयत ठीक नहीं है तो बहुत ज़्यादा इनको मान लो किसी तरह का शारीरिक श्रम नहीं करना पड़े, वो ध्यान रखना मेरा फर्ज भी है
और रखते भी हैं, मान लो जो है। आपको कभी ऐसा लगा कि घर में कोई आपत्ति है या बच्चों को कुछ चीज़ की ज़रूरत है और सोनी साहब नहीं थे, या वो हमेशा थे? नहीं, ये इन्होंने कभी आने नहीं दिया ऐसा का आपत्ति। हमेशा बच्चों के लिए थे। कोई खास वाक्य आपको याद आ रहा है उनके साथ जवानी का? ये सब बाहर रहे थे तभी मेरे को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि भाई ये यहाँ नहीं है जी। वो हमेशा यही रहे कि भाई यहीं है मेरे पास। ठीक है, बच्चे हुए तब, 2 बच्चे हुए तब नहीं रहे, तब भी मेरे को नहीं लगा कि भाई इन्होंने कर गए थे व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं आवे। आज जब आपके पति इतने बड़े आदमी बन गए हैं, ना सिर्फ भीलवाड़ा में मगर बाहर भी सब जानते हैं उनको, उनके कारोबारों के बारे में जानते हैं, तो आपको क्या लगता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। जब आप यंग थे और जब बिगनिंग से ही आपने ये बैलेंस रखा है काम का और परिवार का? साल में 1 बार 2 बार इस तरह का प्लान करते हैं कि भी परिवार के साथ रहने का पूरा मौका मिले। और परिवार जब छोटा था तो छोटे उसके साथ जाते थे, जैसे जैसे परिवार बड़ा होता गया उसमें वो सब लोग शामिल होते गए, उनका बच्चों का परिवार बढ़ता गया, वो भी शामिल होते गए। और शुरू से ये कि भी साल में 1-2 बार हमको हॉलीडे के ऊपर जाना चाहिए और बराबर हम जाते हैं। और जब जाते हैं तो पहले ये सारी तैयारी करके जाते हैं कि पीछे से बिजनेस का कोई भी लोड, कोई भी बात वहाँ पे नहीं आवे। तो लोकल डैम है मान लो हमारे यहाँ मेजर डैम जो है, तो हम जब सर्विस के अंदर थे मान लो, तो उस समय परिवार भी छोटा था जो भी है, तो पिकनिक स्पॉट यहाँ जितने भी भीलवाड़ा में है उसमें मेजर डैम भी एक स्पॉट है। तो हर पिकनिक स्पॉट पे हर संडे हम लोग फैमिली के साथ में मान लो जो है, हमारे दूसरे दोस्तों की परिवार के साथ जो है एक छोटा सा ग्रुप 5-6 आदमी का बना रखा था। तो हम सब लोग मान लो जो वहाँ पे किसी न किसी जगह जो है पिकनिक के लिए जाते थे। और अरायना है ना आपका नाम? कितना खूबसूरत नाम है ना? Papa just has a very important role in all our lives, not just as a father, but also as a human being who's trying to teach us constantly, even now, how to be a better person. I remember one time Papa had gone to Jaipur and he had asked, कुछ लाना है क्या? This is his favorite thing. कहीं पे भी जाते हैं पापा खाने पीने का हमेशा पूछते हैं कि कुछ चाहिए क्या? And I remember he was going to be leaving from Jaipur and I said, मेरे को Sheraton का chocolate cake चाहिए. And at that time you had to give them at least a day's notice or at least a few hours. And he found a way around it and he waited for the cake and he made sure he got it with him. कि मंगाया है तो लेके तो जाना है. It's Papa. For me, it's always like if Papa is there, that's all that I need. Right from when Papa found out about Krippy, my brother's wife, he was super excited about having her into the house. Always wanting to give the best to my brother and his wife, like
the four of us. First time when Papa came to see me, he said, the way you are here, stay the same way there also. You'll be like my daughter, the way the other 4 daughters are, you'll be the same way. During my pregnancy, I was in Bombay. So every time, out of his busy schedule, he still remembered when my doctor's visit was, and he used to call me up and ask me how it went. That is, like, for someone like him, with such a aura which he has, to call up and ask every time, ki, are you fine, you're doing well, that shows how caring he is. Like, these 10 years, I've been a daughter of the house, not a daughter-in-law. The love, the caring, and the compassion that Mr. Soni has for his family really is unquestioned. And it's something that I've experienced firsthand as a son-in-law, and I've seen as the grandfather to my son, and how I see he treats my wife Fatima as his youngest daughter. That love and that caring has created such a strong family bond that there is a closeness that I think really does make this family special, and a family that I'm very proud to be a part of. And from the first time I came to visit, and every time that we come back to India to visit, and our conversations over the phone, while they may be limited and not as frequent and often as everyone else in the family, I'm still made to feel part of the family. That's something that I do admire. कड़े रतन जड़ाए जे मारे सहेलिया जो छे बाट बवर मन खेल दो गण गो के दन के गण गो सुंदर गोरी कतरा दन को चा वजेता की सहेलियान दो बड़े गुड मॉर्निंग रामपाल जी। सुबह सुबह गार्डन में बैठना, चाय पीना, एक माहौल बन जाता है। मुझे सुबह का टाइम बहुत अच्छा लगता है। आप भी बहुत जल्दी उठते हो ना? मैं भी बहुत जल्दी उठता हूँ। तो मैं बसों से मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे उठना, उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाना। ईश्वर की कृपा है कि अभी 75 इयर्स पूरे कर लिए, पर कभी भी कोई ऐसी सीरियस बीमारी कभी भी हुई नहीं है। और पूरी लाइफ में मेरे ख्याल से 1-2 बार कभी बुखार आया हो छोटा मोटा, तो बात अलग है। तो से हेल्थ के प्रति कोशिश भी है। बचपन में भी आप बहुत ज़्यादा फिल्म देखने के लिए घर से चुपके से निकल के जाते थे दोस्तों के साथ, और सिनेमा का आप पर कितना प्रभाव रहा? इस सिनेमा का केवल प्रभाव मान लो, जब पिक्चर देखने जाते हैं उस समय जो कुछ देखते हैं एंजॉय करते हैं, बाकी उसको ऐसा नहीं कि भाई कोई दिन भर मान लो जो केवल उसी का ध्यान रहता हो। मान लो जो आपकी कंपनी है संगम, तो मैंने सुना है कि ये भी आपने फिल्म संगम देखने के बाद ही रखा था। संगम हमने इसलिए सोचा कि उस समय मान लो एक तो जो हमारे पार्टनर थे पांडेगड़िया जी, और हम मिलके हमने काम शुरू किया था मान लो जो है, तो इसलिए हमने मान लो कि भाई चलो 2 अलग अलग जो है फ्रेंड जो है मिलकर कोई काम कर रहे हैं। और उस समय संगम पिक्चर भी रिलीज हुई थी, दोनों ही कारण थे, इसलिए हमने नाम संगम रखा। तो फिल्म में तो क्या था कि वो जो राज कपूर है वो बार बार उदास होके पियानो पर गाता रहता है कि दोस्त दोस्त ना रहा। दोस्त अभी तक है कि नहीं है आपके सारे? वो दोस्त है अपनी जगह मान लो जाए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मान लो उनके साथ मिलना विलना होता है? मिलना जुलना होता है। कोई भी उनके यहाँ भी कोई जो बड़ा कार्यक्रम होता था हम लोग जाते हैं, हमारे भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है उनको बुलाते हैं। और उनके साथ पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनता है कि नहीं? अब नहीं होता वहाँ। अभी आपने पिक्चर को त्याग दिया है क्या?
नहीं, हम जाते हैं मान लो कभी कभी। जो हमारा अभी इंडस्ट्री वालों का जो ग्रुप है वो मान लो कभी साल में 5-6 पिक्चर देखते हैं। मगर शायद अगर उनको मिल लो आप तो शायद पिक्चर देखने का मन फिर से हो जाए। नहीं इतना। क्या हाल है डियर? क्या बस बढ़िया, एकदम अच्छा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मोहन जी। मेरे को पता नहीं था कि आप लोग खड़े हो गए। ये पूछ ही रहे थे मेरे को कि पिक्चर हो गया, अभी भी जाते हो साथ में? अब तो टाइम ही नहीं मिलता है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं मोहनलाल खटोड़ हूँ और आमली की बारी में रहते थे हम दोनों साथ, और 1 साल तक तो खूब साथ रहे हम, खूब पिक्चर देखे हमने। इनके घर पे ही मेरी मदर का डिसिप्लिन इतना जोरदार था, इनको पूछ लो आप। इनकी मदर बिल्कुल मेरे को अपने बेटे इनसे भी ज्यादा ही चाहती होगी, कोई पूरा स्नेह था उनका। अभी मदर की डेथ पढ़ते भी खूब थे हुई और पिक्चर भी देखते थे खूब। मदर की डेथ भी 2 साल पहले हुई, 98 की एज थी। हर काम में याद करते हैं ये। 50 आदमियों का खाना होता है तो भी हमको याद करते ही करते हैं। इतनी मतलब इतने ऊंचे पद पे आ गए तो भी हमको नहीं भूले। और आपका परिचय दीजिए। मैं शंभूलाल जोशी, रिटायर्ड एक्शन पिलोडी हूँ। आप बताइए कोई पिक्चर देखने का किस्सा जो फिल्म आप दोनों को पसंद आई हो, या वो कैसे चुपके से घर से निकले हो? वहाँ विद्याभवन में पिक्चर देखने का मौका नहीं मिलता था। हमारे घर से निकले मेरा हाथ बांध देते थे, ऊपर से एक जना खोलता था और तब जाके हम तो चुपचाप निकल जाते थे। एक बार मदर ने देख लिया और तोड़ दिया, पुलिस वाले अलग तंग करे, हमारी छान थी आगे तो, और हम दोनों को डांटने लगे। मदर बहुत जोर से डांटी, इनको डांटा, मेरे को भी डांटा। एक ही बार मालूम पड़ा, बाकी पिक्चर तो बहुत देखी है। भीलवाड़ा में मेरे ख्याल से कोई भी पिक्चर यहाँ आई हो और हमने नहीं देखा हो, ऐसा नहीं लगता। आप बताइए कुछ किस्सा। हाँ, हमारे टाइम में एक संगम फिल्म करके आई थी, तो एक्चुअल में वो दैट वाज नॉट रिलीज इन उदयपुर, वो रिलीज हुई थी अजमेर में। तो हमारा एक फ्रेंड था, मुझे अभी भी याद है, कैलाश करके, सी वाज इतना इंटरेस्टेड था कि उसने मतलब कॉलेज से 3 दिन की गैप मारी, अजमेर गया वो पिक्चर देखने। शायद ये अजमेर चले गए थे देखने के लिए, इसलिए आप सबको लगा कि ये पिक्चर तो देखनी ही चाहिए। उसका क्या है कि संगम पिक्चर जो रिलीज हुई थी तो काफ़ी मतलब सभी जगह चर्चा थी उसकी, मान लो कि भाई बहुत अच्छी पिक्चर बनी है मान लो जो है, और हर जगह हिट हुई थी मान लो जो है। तो जब छुट्टी में आए तो उस पिक्चर को भी मैंने कम से कम 3-4 बार देखा। 3-4 बार देखा। और आपको गाने का भी बहुत शौक है, म्यूजिक का भी बहुत शौक है, तो कौन से फिल्मों के गाने आपको बहुत ज्यादा पसंद आए थे? पुरानी फिल्मों के बहुत सारे गाने पसंद है मान लो जो है, और जब भी मौका मिलता है, कभी भी आज भी पार्टी वार्टी में जाते हैं परिवार के साथ में, तो निश्चित रूप से वहाँ पे एंजॉय करते हैं। छोटा सा ट्रांजिस्टर साथ रखते थे और क्या, उसी को सुनते थे। उस टाइम पे था कहाँ, पैसा भी नहीं था, इनके पास भी नहीं था, मेरे पास भी नहीं था। आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, मैं पिलूड़ी में मतलब था वगैरह। मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने अंबल साहब को कहा, यार मैं कहा साथ ही रह लेंगे ना, आप भी अकेले हो, भाभी तो रहती मतलब रुपाली वगैरह, तो मैं कहा साथ ही रह लेंगे वगैरह सारे। मैंने कहा यार मेरे को उससे ये बढ़िया फ़ायदा रहेगा कि आपके पास एक राइफा ट्रांजिस्टर था, तो मैं कहा यार मैं इस राइफा ट्रांजिस्टर का मैं भी आनंद लेता रहूँगा वगैरह, और आपके भी सुनता रहेंगे। चलो आज हमें भी सुना दीजिए कुछ। गाना आज हम गुनगुनाते थे छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल, और आपको। अच्छी तरह से। हाँ चलिए, क्या कौन सा गाना गाएंगे हम लोग जो सबसे ज्यादा पसंद है आपको? पुराना गाना बता दो जो उनका फेवरेट। मुझे लग रहा है शायद एक इनका फेवरेट उस वक्त मैडम वो भी था कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ कर के तुम नाराज मत होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी मतलब बंदगी हो। चलिए थोड़ा सा भी याद है, मुझे याद है, बहुत अच्छा लगा। साथ में ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। वाह वाह, ये और मतलब सीक्वेंस सही है कि भाभी जी का नाम राधा ही है, तो वो गाना तो जरूर गवाओ। क्या बात है, आपने ये बहुत बढ़िया कहा। मैंने कहा नहीं तो मतलब है ना, मतलब ये रहेगा कि एक तरफ की कहानी हो जाती, सोनू साहब की भाभी नहीं आती उसमें, तो अब ये भाभी भी आ जाएगी। तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं।
बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। आपके जर्नी के 75 साल हो गए। जब आप छोटे बच्चे थे और बैठकर वो सब्जियां भी बेची है आपने, तब आपने कभी सोचा था कि आगे चलकर आप ये मकाम पाएंगे? पता नहीं, या तो कोई देवी शक्ति थी या ईश्वर की कोई विशेष देन थी कि जब कमी का टाइम भी था तब भी हमेशा सोच यही रहती थी कि आगे जीवन के अंदर आगे बढ़ेंगे, और बढ़ने के साथ में जो भी मेरी सिस्टर्स वगैरह है, मान लो कोई भी कमी उनके शादी ब्याह में उस समय रही होगी या कोई भी बात है, तो ईश्वर मुझे इतना सक्षम बनाए कि मैं इनकी बराबर मदद करता रहूं। और मुझे पता नहीं, शुरू से एक आत्मविश्वास था कि आगे जाके मेरे को शायद कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा अब क्यों ऐसा लगता था ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि ईश्वर मेरी आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद करने वाला है। आपके करियर को अगर देखा जाए तो आपको सफलता ही सफलता मिली है, मगर इलेक्शंस में जब आप आए तब शायद पहली बार आपको सफलता नहीं मिली। तो उस वक्त आपकी क्या मन स्थिति थी और कैसा लगा? राजनीति के अंदर मेरी इच्छा जरूर थी, और वो इच्छा मान लो कि इसलिए नहीं थी कि मुझे कोई राजनीति से किसी तरह का आर्थिक लाभ लेना है। मेरी भावना इसलिए थी, मान लो कि जो कुछ ईश्वर ने अपने को जितनी समझ दी है उसका लाभ भिलवाड़ा जिले के लोगों को मिलना चाहिए, और वो मैं काम जो है एक सांसद के रूप में जो है बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। इसी के लिए मान लो जो है मैंने लोकसभा का टिकट प्राप्त करने के लिए कोशिश भी की थी। फिर भी मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, ऐसा तो नहीं होता है मान लो कभी बिल्कुल ही फील नहीं हो। 2 दिन 3 दिन मेरे को जरूर महसूस हुआ कि मेरी वर्किंग को देखते हुए मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों को मेरे को सपोर्ट करना चाहिए था। पार्टी के अलावा व्यक्ति का भी कोई अपना मतलब जो है वो महत्व होता है, परंतु मुझे बाद में लगा कि ठीक है, ये तो एक तरह से जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। हो सकता है लोगों ने मेरे मतलब कुछ ठीक समझा होगा, या फिर ईश्वर ने भी ठीक समझा होगा। वो मुझे हो सकता है एमएलए के लिए चुनना ही नहीं चाहता हो, तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया। आपके जीवन में हमने देखा है बचपन से लेकर खास तौर पे आपके संघर्ष में और आज जब आपके पास सारी सुविधाएं हैं कि आप चैरिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो, और जहाँ जितना आपसे हो सकता है आप लोगों के लिए करते हो, संस्था के लिए करते हो। इसकी चैरिटी से आपको क्या लगता है, क्या क्या अच्छा हो सकता है? बचपन में ही मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और मदर की देख रेख के अंदर ही मान लो जो मैंने डेवलप किया। फादर भी यूँ साधारण परिवार से थे, परंतु उन्होंने मान लो हमेशा मेहनत की है। मेहनत करके ही अपने बल के ऊपर, अपने बलबूते के ऊपर ही खुद के परिवार को नहीं बल्कि जॉइंट फैमिली को चलाया है। और वो हमेशा जॉइंट फैमिली के जो मेंबर्स थे, चाहे वो खुद के लड़के हो या भाइयों के लड़के हो, उनको हमेशा वो सपोर्ट करते आए थे। तो ये हमने बचपन से ही देखा है। और जब उनकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद में ये लगा कि जब आपके सिर पे किसी का साया नहीं हो, तो खास तौर से परिवार में अर्निंग मेंबर अगर नहीं रहता है, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो पीछे जो जनरेशन उनको फेस करना पड़ता है। तो ये बातें कुछ ऐसी दिमाग में बैठी कि भाई जब अपन सक्षम हैं तो कुछ कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए, और उन परिवारों की मदद करना चाहिए, उन बच्चों की मदद करना चाहिए जिनके सिर पे मतलब जो है या तो साया नहीं है, या जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर परिवार है, परंतु बच्चों में टैलेंट है, आगे बढ़ सकते हैं। एक आपकी बातें सुनकर एक मुझे अमिताभ बच्चन की बहुत पुरानी फिल्म याद आती है, जहाँ पे वो मतलब गैर कानूनी काम करते हैं, और आखिरी सीन में वो एक छोटा लड़का है जिनकी मदद करते हैं क्योंकि अभी वो गैर कानूनी काम में आया है, और उनको वो पूछता है कि आप मेरी क्यों मदद कर रहे हो, तो वो बोलता है कि ताकि एक और धर्मा पैदा ना हो। तो आपके साथ सुनकर, आपकी कहानी सुनकर भी ऐसा लगता है कि आप 11 साल के थे और आपने जो संघर्ष किया, और अब आप सारे 11 साल के लोगों की मदद करते हो ताकि सब रामपाल सोनी बने।
जहाँ तक अनुराग का सवाल है, मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ किसी पे थोपना नहीं चाहिए। तो मैं कभी भी उसको ये नहीं कहता हूँ मान लो कि भाई तुमको मान लो मेरे जैसे ही मेहनत करना चाहिए, या तुमको मेरे जैसे ही मान लो आगे बढ़ना चाहिए, या व्यापार किसी तरह से फैलाना चाहिए। मैं इसको ये कहता हूँ कि भाई तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि भाई तुम अगर खुद चाहते हो तो एक फील्ड तैयार है, इसमें मान लो जैसे टेक ऑफ करता है एरोप्लेन जो है, जहाँ तुम चाहो वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो दिस इज अप टू यू कि तुमको क्या करना है। मेरा जहाँ तक रीडिंग है, पीछे की जो टीम है वो मेरे ख्याल से हमारे काम को और तेज़ी से आगे बढ़ाएगी, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं लगता है। Everything I do is having him in the back of my mind and thinking that how he would do that, and I try to be that. I have all the freedom to be the person I want to be, to drive the organization the way I want to drive. At the same time, having that safety net that if anything goes wrong, he's there. It's a great honor and privilege. Like, you get such a good stepping stone for your career. His willingness to learn each day and every day is something that you find very, very rarely. And something like that really triggers your thought process as to, like, he could be listening to a 5-year-old or he could be listening to a 70-year-old. And it's really amazing that how he can really broaden his horizon. I ask myself a lot of times, and this is actually an ongoing process, that why do we do what we are doing, and what are we doing this for? The vision driving us is to create an organization where so today I would imagine that I think there are more than 10,000 people that we employ, which affect probably 40,000-50,000 people directly, and indirectly another 50,000-60,000. So more than 100,000 people is who we impact by Sangam. It is eventually for the people that live around us, that the people who work for the organization, and how to make their lives better. So that is the vision that is there, and that is what is going to be the fuel that is going to drive us in the future. As I said, see, we have completely two different emotions. The feeling of being secured and not having that feeling. That's what we both are living with. So I feel we both are very similar thought process people, just with two different upbringings or two different, the sense of security and not having the sense of security, right? So he would always feel that, if he doesn't see it, or if he misses something, it will go wrong. What comes from him, and the understanding that you are what you are because of what you do. It's not the other way around. This company, because the company is there, you are there. Right? It's not because you are there, the company is there. For me, he's my role model. Obviously, there is a lot of pride. If you see from where he has come from, and to be where he is, it is, I look at it in amazement a lot of times, that how can this be done in one life? I would want to pass on a lot of things that I've got from my father to my son. However, I have the benefit of hindsight, and where I see my relationship with my father, and where I feel that maybe this could have been different. Obviously, there are a lot of sacrifices that he has made. And I think the biggest sacrifice, according to me, would be the lack of time with family. And the way I feel that to take this forward is using this clarity, this security to just serve as many people as possible through the work that we do. कहते हैं कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो आगे बढ़ते वक्त किसी को पीछे नहीं छोड़ता, जो खुद महान होने के साथ साथ दूसरों को भी महान कार्य करने में प्रोत्साहित करता है। यही हैं रामपाल सोनी जी, सपनों के शिल्पकार, जो अक्सर कहते हैं, जिंदगी की शुरुआत जैसी भी हो, उसे सही दिशा देना हमारे ही हाथ में है। अपने इरादों को बुलंद रखो, निडर होकर आगे बढ़ो,
ताकि तुम्हारी कहानी का अंत उसकी शुरुआत का मोहताज ना रहे। पापा, सही में आप मेरे लिए एक आइडल है। मैंने हमेशा आपको अपना रोल मॉडल समझा है, माना है कि मुझे ऐसा बनना है। और आज मैं जो कुछ हूँ पापा, आपकी बदौलत, आपकी गाइडलाइन, आपके मार्गदर्शन से हूँ। और वो जो आपका अनबिटेबल लव मुझे हमेशा मिलता रहे पापा, यही मेरी हमेशा आरज़ू रहेगी। So Papa, I love you and I'm proud of you. And you are the bestest father in the world. And मैं आप पे जितना नाज करूं मेरे लिए उतना कम है, क्योंकि आप एक ऐसे पिता हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ अपने बच्चों को, अपने सबको सिखाया, सब बताया। हम लोग आपको कभी नहीं बता पाए कि आप हमारे लिए कितने स्पेशल हैं और आपको हम कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना आपकी वैल्यू समझते हैं। और I just, the only thing I can say is thank you for being you. Thank you for being my papa. If I can be 10% of you as a human being, I think I've opened my doors to heaven. I'm definitely a successful person. मैं सबके बिहाफ पे कह सकता हूँ, आपके सारे बच्चों के बिहाफ पे, कि आपने आपकी पूरी लाइफ हमारे लिए कंफर्ट क्रिएट करने में जी है। और आई थिंक कलेक्टिवली मैं सबके लिए बात कह सकता हूँ कि अब टाइम है कि आप आराम से रिलैक्स करो और हम लोग आपके लिए करें। यू डोंट हैव टू, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ अच्छा ही होगा फ्यूचर में। He is affectionate and loving man. I felt it. For me, though, he is really loving and affectionate. I can depend on him. तो मेरा तो यही निवेदन है कि भाई जो भी साहब का देखेंगे ये पिक्चर, तो साहब के पद चिन्ह पे चलेंगे तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। He is very generous and down to earth person. कभी ये फील ही नहीं होता कि आप अभी भी कि इतने बड़े एम्पायर के आप चेयरमैन साहब के साथ बैठ के बात कर रहे हो, बहुत ओपनली बात करते हैं, बहुत आपको कभी ये फील ही नहीं होने देते कि भाई आप कहाँ, ये बिल्कुल ही इज सो काइंड। मैं साहब के साथ पिछले 9 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए इतने बड़े व्यक्ति के साथ काम करना, उनके लिए काम करना एक गर्व की बात है। इस परिवार के साथ रहने के जुड़ने के बाद मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि 35 साल कब निकल गए हैं। बिल्कुल घर जैसा महसूस करता हूँ मैं। ये नहीं सोचता हूँ मैं कहाँ सर्विस कर रहा हूँ या घर है मेरा, ऐसा लगता है कि मैं घर पे ही रह रहा हूँ।